अपने हॉस्टल रूम में उदास सी बैठी अनुराधा खिड़की से बाहर देख रही थी। अरे अनु, तुम कब आई? उसकी दोस्त लतिका ने अंदर आते हुए पूछा। वह उसकी रूममेट भी थी। बस थोड़ी देर पहले, अनुराधा ने धीमे स्वर में कहा। अच्छा, आंटी कैसी हैं? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे बता देती तो हम साथ में आते ना। अपना सामान जमाते हुए वो बोली। माँ नहीं रही इस भरी दुनिया में, मुझे अकेला छोड़कर चली गई वह। छोड़ दिया उन्होंने अपनी अनु का साथ। अनुराधा ने जैसे ही कहा, आंसू उसकी आंखों से बह आए। क्या? ये सब कैसे हुआ? और तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया? एक फोन कर सकती थी ना, मैं आ जाती तेरे पास। लतिका ने अनुराधा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मेरा फोन खो गया था। तुम नहीं जानती लतिका, इन 1.5 महीनों में क्या क्या हुआ। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ छूट गया। उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। लतिका को गले लगाकर रोते हुए अनुराधा ने कहा। किसने साथ छोड़ दिया? तुम किसकी बात कर रही हो? अनु अनु, प्लीज रो मत। क्या हुआ मुझे बताओ। क्या हुआ तुम्हारे साथ, आंटी के साथ? इन 1.5 महीनों में क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अनु। ऐसे मत रो, कुछ बोलो प्लीज। लतिका ने अनुराधा के सर को सहलाते हुए उसे चुप करवाते हुए कहा। अनुराधा कुछ देर लतिका के गले लगकर रोती रही। कुछ देर बाद थोड़ा शांत हुई। लतिका ने उसे खुद से अलग किया और चुप कराया, फिर थोड़ा पानी पिलाया। इसके बाद अनुराधा ने उसे पूरी बात बताई। उसकी बातें सुनकर लतिका के चेहरे पर कई भाव आते रहे। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, तेरे घर वालों को किसी का डर नहीं क्या? आंटी को ड्रग देते रहे, किसने किया ये सब? और तूने कुछ भी नहीं किया। सुधा माँ को शायद सब पता था, पर मेरे घर जाने से पहले ही वो गायब हैं। पर फिर भी मुझे यकीन है ये सब छोटी माँ और प्रताप मामा दोनों ने मिलकर ही किया है। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ साबित नहीं कर सकती। अनुराधा ने दुखी होकर कहा। और ये तेरे ससुराल वाले, उनका क्या चक्कर है? और वो तेरे हस्बैंड, क्या नाम बताया उनका? लतिका ने पूछा। अभिज्ञान, अनुराधा ने कहा। हाँ, अभिज्ञान। उसने भी तुझे छोड़ ही दिया ना। बड़ा जिम्मेदारी का धौंस देता था। तेरे साथ अच्छे से पेश आना ये सब इसलिए था कि तू उस पर भरोसा करे और वो तेरा इस्तेमाल कर सके। अब जब तू उसके किसी काम की नहीं, तो छोड़ दिया तुझे। मुझे तो लगता है तुझसे शादी भी इसलिए की ताकि वहां से बच के निकल सके, वरना मारा जाता बेचारा। ये सब अमीरजादे ऐसे ही होते हैं, और तू उसके लिए यहाँ बैठी आंसू बहा रही है। लतिका ने गुस्से और नफरत से भरकर कहा। नहीं, वो ऐसे नहीं हैं। तुम गलत समझ रही हो लतिका। हम पति पत्नी जरूर थे, पर उन्होंने मुझे कभी गलत नज़र से कभी नहीं देखा। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। जरूर कोई बात हुई होगी, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। अपने आंसू पोंछते हुए अनुराधा ने कहा। अगर तुझे ऐसा लगता है तो फिर आंसू क्यों बहा रही हो? भूल जाओ उसे और जिंदगी में आगे बढ़ो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने माँ पापा का सपना पूरा करो। ऐसे बहुत से अभिज्ञान मिल जाएंगे तुम्हें। भूल गई आंटी जी क्या कहती थीं? लतिका ने कहा। कुछ नहीं भूली हूँ मैं, सब याद है मुझे। इसलिए तो मैं यहाँ वापस आई हूँ। मुझे माँ का सपना पूरा करना है। मुझे कलेक्टर बनना है। एक बार मैं कलेक्टर बन गई तो फिर मैं उनके कातिलों तक भी आसानी से पहुंच जाऊंगी और उन्हें सजा दिलवाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। अनुराधा ने कठोर होकर कहा। पर मैं अभिज्ञान जी को नहीं भूल सकती लतिका। भले ही वो मुझे ना चाहते हों, पर मैंने उनको ही अपना पति मान लिया है। अब कोई और मेरी लाइफ में नहीं आएगा। अनुराधा ने अभिज्ञान को याद करके कहा। लतिका इस वक्त अनुराधा की आंखों में अभिज्ञान के लिए प्यार साफ देख पा रही थी। उसने उसे कुछ नहीं कहा, बस सोचने लगी। उसे भूल जाओ अनु, उसकी यादें तुझे सिर्फ दर्द देंगी और कुछ नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था अनु को परेशान मत कीजिए, पर आपने नहीं सुना। सुलोचना जी के कमरे में आते हुए गुस्से में अभिज्ञान ने कहा। अब मैंने क्या किया? अरे उसे जाना था सो वो चली गई, इसके लिए तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? सुलोचना जी ने भी तुनक कर कहा। क्योंकि गलती आपकी है। आपने अनु को तलाक के झूठे पेपर दिखाकर उसके मन में गलतफहमी पैदा की। ऐसा क्यों किया माँ? अब मैं उसे कैसे समझाऊंगा, कहाँ ढूंढूंगा? आपने ये सही नहीं किया माँ, अभिज्ञान ने कहा। ओह, तो जाते जाते भी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का गई वो लड़की, नफरत से सुलोचना जी ने कहा। हाँ, किया मैंने ये सब।
मैं उस लड़की को इस घर की बहू कभी नहीं मान सकती। जहाँ तक मुझे लगता है अब वह इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए अब तुम भूल जाओ उसे और अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगी। अपने हाथ बांधते हुए सुलोचना जी ने कहा, गलतफहमी में हैं आप। आपको क्या लगता है इस तरह उसे मुझसे दूर कर देने से मैं उसे भूल जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे दिल से अपनी पत्नी मान चुका हूँ और अब मेरी जिंदगी में इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। वह कहीं भी हो मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगा और ये मेरा वादा है आपसे। अभिज्ञान ने विश्वास के साथ कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अनुराधा को गए 6 महीने हो चुके थे। उसने अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह डुबो लिया था। अब उसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, उसे आईएएस बनना था। हाँ, भले लतिका के सामने वह खुद को मजबूत दिखाती थी, पर ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसे अभिज्ञान की याद ना आई हो। जब भी इसकी याद आती वह अकेले में आंसू बहाती। इधर अभिज्ञान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया था। उसकी कंपनी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। साथ ही उसने अनुराधा को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया था। हर सोशल मीडिया पर उसे ढूंढा, अखबारों में इश्तिहार दिए, नोट छपवाए ताकि ये नोट पढ़कर ही सही अनुराधा कम से कम एक बार उससे बात तो करे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अनुराधा उस शहर में होती तो उसे पता चलता कि अभिज्ञान उसे ढूंढ रहा है। इंदौर के हर कॉलेज हॉस्टल में पता कर लिया पर वह नहीं मिली। मिलती भी कैसे? अभिज्ञान तो उसका पूरा नाम भी नहीं जानता था। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। हे अनु उठ, फाइनल एग्जाम की डेट्स आ गई है और तू सो रही है, उठ जल्दी। लतिका ने अनुराधा को झकझोरते हुए कहा, सोने देना, आज कॉलेज नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब है, तू चली जा। अनुराधा ने चादर को खींचते हुए कहा, क्या हुआ तुझे? लतिका ने उसका सर छू कर देखा। उसका बदन तप रहा था। अरे तुझे तो बुखार है, चल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। लतिका ने उसे पकड़ उठाते हुए कहा, नहीं तू जा, मैंने वार्डन से कहा है, वो दवाइयाँ दे गई हैं, खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अनुराधा ने वापस लेटते हुए कहा, पर कैसे हुआ ये? शाम तक तो ठीक थी। लतिका ने फिक्र करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, कल शाम बारिश हुई थी ना, मैं भीग गई थी, मैं ठीक हूँ, तू अब जा। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा। लतिका ने उसे देखा और मन में सोचने लगी, कितना भी खुद को मजबूत दिखा ले, पर मैं जानती हूँ ये सब आसमान की बारिश की वजह से नहीं, बल्कि आंखों की बारिश की वजह से हुआ है। उसे भूल जा नू, वो तो तुझे भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है और तू अब भी वही है। मेरी बात मान, आगे बढ़। लतिका ने अनुराधा का हाथ थामकर कहा। लतिका प्लीज, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अनुराधा ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, तू बस अपना ध्यान रख, शाम में मिलती हूँ। लतिका ने अनुराधा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और वहां से चली गई। अनुराधा उसे जाते हुए देखती रही, फिर वापस चादर से खुद को ढककर लेट गई। कॉलेज के नोटिस बोर्ड के पास काफी भीड़ थी। स्टूडेंट में वहां छपे नोटिस को पढ़ने के लिए धक्का मुक्की हो रही थी। अरे बीना, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है वहां? अपने पास से गुजरते बीना को रोककर लतिका ने पूछा, तुम्हें नहीं पता 10 दिन बाद कॉलेज में कैंप सिलेक्शन होने वाला है। दिल्ली से कुछ बड़ी कंपनियां इंटरव्यू लेने आएंगे, उसी के लिए नोटिस लगा है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, जाओ तुम भी देख लो। कहकर बीना वहां से क्लास के लिए चली गई। अनु चलकर देखते हैं, देखें तो कौन सी कंपनी है। लतिका अनुराधा का हाथ खींचकर उसे नोटिस बोर्ड की तरफ ले जाते हुए बोली। वहां पहुंचकर लतिका ने अनुराधा का हाथ छोड़ा और भीड़ को हटाते हुए नोटिस बोर्ड के पास पहुंची। थोड़ी देर बाद वहां से बाहर आई और अनुराधा को साइड में ले जाकर कहा, बीना सही कह रही थी यार, दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी इंदिरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ आने वाले हैं। वैसे और भी कंपनीज हैं, मैं तो इसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी। मैं हमेशा से यहाँ काम करना चाहती थी। तुझे पता है ये लोग एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट में फॉरेन ट्रिप पे भी भेजते हैं। मुझे भी जाना है यार, बहुत मजा आएगा। लतिका सपने बुनते हुए बोली, हम ठीक है, अब चल, क्लास के लिए देर हो रही है। अनुराधा ने बिना किसी भाव से कहा, हाँ चलो, पर पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं वरना सीट्स फुल हो जाएंगे। लतिका ने कहा। अनुराधा ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ चल दी। एक फॉर्म मुझे भी देना, अनुराधा ने कहा। तो लतिका ने चौंक कर उसे देखा, तू भी इंटरव्यू देगी?
पर तुम्हें तो सिविल्स में जाना है ना? लतिका ने पूछा। हाँ, पर तैयारी के लिए पैसे भी तो चाहिए। फिर ये लोकेशन दिल्ली की है, मुझे कोचिंग के लिए हेल्प हो जाएगी। वैसे भी माँ के जाने के बाद अब घर से पैसे आने बंद हो गए हैं। ऐसे में कोई जॉब तो करनी ही थी, यही सही कम से कम दिल्ली में रहने का एक घर तो मिल जाएगा, अनुराधा ने कहा। पर क्या जॉब और पढ़ाई मैनेज कर पाओगी? लतिका ने पूछा। कोशिश करूंगी, अब जब सोच ही लिया है तो घबराना कैसा? अनुराधा ने कहा। सही कहा, अगर दोनों को जॉब मिली तो वहां भी साथ साथ रहेंगे, लतिका ने खुश होकर कहा। दोनों ने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर क्लास में चली गईं। देखिए ये लड़की कैसी रहेगी, देखने में तो सुंदर है और परिवार भी अच्छा है। सुलोचना जी एक लड़की की तस्वीर शैलेंद्र को दिखाते हुए बोली। हाँ अच्छी तो है, पंडित जी से कहकर इसकी और अभिज्ञान की कुंडली मिलवाइए। अगर सब सही रहा तो अगले हफ्ते बुला लेंगे मिलने, शैलेंद्र ने फाइल बंद करते हुए टेबल पर रखते हुए कहा। वैसे अभिज्ञान ने क्या कहा, उसे तस्वीर दिखाई तुमने? कुर्सी से उठते हुए शैलेंद्र ने कहा। वह कहाँ मानने वाला है, अब तक कितने रिश्ते रिजेक्ट कर चुका है, जाने क्या सोचकर बैठा है वह लड़का। उस लड़की को गए 6 महीने हो चुके हैं और वो है कि अब भी उसी की रट लगाए बैठा है। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब आप ही उसे समझाइए। मैं कुछ नहीं कहूँगी, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? कभी ना कभी तो शादी करनी ही होगी ना, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? सुलोचना जी ने झुंझलाते हुए कहा। ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा, शैलेंद्र ने कहा और ऑफिस के लिए निकल गए। रात के समय डिनर टेबल पर सब बैठे खाना खा रहे थे। दादी भी वापस आ चुकी थीं, वह भी वहीं बैठी थीं। अभिज्ञान भी चुपचाप खाना खा रहा था। आजकल उसने खुद को अपने नए बिजनेस में उलझा रखा था ताकि उसे अनुराधा की याद ना आए, पर ऐसा हो नहीं सका था। जब तब उसे अनुराधा याद आ ही जाती थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अभिज्ञान, तुमने फिर से एक रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। आखिर चाहते क्या हो तुम, क्यों शादी नहीं करना चाहते? तुम्हें लगता है वह लड़की फिर वापस आएगी? उसे भूल जाओ और जहां हम रिश्ता चाहते हैं वहां शादी कर लो, शैलेंद्र ने लगभग आदेश देते हुए कहा। मेरी शादी हो चुकी है पापा, और आप शायद भूल रहे हैं मेरा अब तक अनु से तलाक नहीं हुआ है। वह अब भी मेरी पत्नी है और जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अभिज्ञान ने सुलोचना जी और शैलेंद्र जी की तरफ देखकर कहा। उस लड़की की औकात नहीं हमारे खानदान की बहू बनने की। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ उसे भूल जाओ और एक हमारे स्टेटस की लड़की से शादी कर लो, जिसकी सोसाइटी में इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो। ऐसे ही किसी गुंडे मवाली की बेटी को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते अभिज्ञान, शैलेंद्र जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। दादी माँ जो अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रही थीं, उनसे आगे नहीं सुना गया। बस करो शैलेंद्र, तुम जानते क्या हो अनु के बारे में, जो इस तरह की बातें किए जा रहे हो? जानते भी हो कौन है वह, उसके माता पिता कौन है? तुम कुछ नहीं जानते, अगर जानते तो ऐसे कभी नहीं कहते। दादी गुस्से में बोली। क्या मतलब, क्या है जो मैं नहीं जानता? किस बारे में बात कर रही हैं आप? सवालिया नजरों से दादी को देखते हुए शैलेंद्र ने पूछा। वह किसी गुंडे मवाली की बेटी नहीं है शैलेंद्र, वह अनुराग की बेटी है, अनुराग और राधिका की बेटी। दादी ने जैसे ये कहा, शैलेंद्र के हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गया। वह अवाक नजरों से दादी को देखने लगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? वह सच में अनुराग और राधिका की बेटी है? क्या सच में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? शैलेंद्र ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। अभिज्ञान ने उन्हें ऐसे देखा तो उनके पास आया और कहा। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और दादी, ये अनुराग और राधिका कौन हैं? आप लोग अनु के माँ पापा को कैसे जानते हैं? अभिज्ञान ने पूछा। फिर दादी ने उन सबको अनुराधा की पूरी कहानी बताई, जो अनुराधा ने उन्हें सुनाई थी। पर अनुराग और राधिका से पापा का क्या संबंध है? अभिज्ञान ने पूछा। हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और तीनों पक्के दोस्त थे। मुझे राधिका पसंद थी, पर राधिका को अनुराग से प्यार था, इसलिए मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा। माँ भी उसे बहुत पसंद करती थी, दोनों हमारे घर भी आते थे। फिर कॉलेज खत्म हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद मेरा उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। कुछ सालों बाद खबर आई कि अनुराग की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं उसके घर जाने वाला था, पर किसी वजह से नहीं जा पाया।
उसके बाद मैं भी अपने काम में इतना उलझ गया कि मैं सब भूल ही गया था। आज अचानक उनके बारे में सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। आज उन दोनों की बेटी मेरे घर की बहू है। सोचकर अजीब लग रहा है। समझ नहीं आ रहा इस बात से खुश हूं या दुखी कि मैंने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों को खो दिया, या इस बात की खुशी मनाऊं कि उनकी बेटी इस घर की बहू है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया बेटा, बहुत गलत बर्ताव किया। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। क्या वह कभी मुझे माफ करेगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, शैलेंद्र जी ने दुखी होकर कहा। पापा वो अच्छी है, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती। देखना वह आपको जरूर माफ कर देगी, अभिज्ञान ने कहा। अपनी गलती का पछतावा होना ही बहुत बड़ी बात है बेटा। देखना अनु, तुम्हें जरूर माफ कर देगी, दादी ने कहा। पर उसके लिए उसका यहाँ होना भी तो जरूरी है ना माँ, वरना मैं माफी कैसे मांगूंगा? अभिज्ञान, मेरी बहू को वापस ले आओ बेटा, उसे वापस ले आओ, शैलेंद्र जी ने अभिज्ञान के हाथों को थामकर उससे कहा। जरूर पापा, वह कहीं भी हो मैं उसे जरूर ढूंढ लाऊंगा, अभिज्ञान ने उनके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। अनुराधा के फाइनल एग्जाम चल रहे थे। उसके पेपर बहुत अच्छे जा रहे थे। आज का पेपर देकर जैसे ही अनुराधा और लतिका क्लास से बाहर आईं, खबर आई कि कैंप सिलेक्शन में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है। सारे स्टूडेंट नोटिस बोर्ड की तरफ भागे जा रहे थे। अनुराधा और लतिका भी वहां पहुंचे। काफी भीड़ थी। लतिका की हाइट छोटी होने की वजह से वह भीड़ के बीच से होते हुए नोटिस बोर्ड के पास पहुंच गई और अपना और अनुराधा का नाम ढूंढने लगी। नोटिस बोर्ड देखकर भागते हुए वहां से बाहर आई और अनुराधा को गले लगाकर चीख पड़ी। अनु, हम सेलेक्ट हो गए, हम सेलेक्ट हो गए। अनुराधा और लतिका का कॉलेज पूरा हो चुका था। दोनों अब दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थीं। आज रात उनकी दिल्ली के लिए ट्रेन थी, इसलिए अनुराधा भी लतिका के घर पर ही थी। दिल्ली में लतिका के मामा जी उनके लिए एक अपार्टमेंट देख रखा था जहां वह दोनों रहने वाले थे। अनुलता, बेटा बाहर आ जाओ, खाना तैयार है, फिर तुम दोनों को निकलना भी है ना। और लता, जरा पापा से पूछो उन्होंने टैक्सी के लिए बोला या नहीं। डाइनिंग टेबल पर खाने की प्लेट रखती लता की मम्मी ने कहा। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो, मैंने सब कर दिया है। तुम बस बच्चों को अच्छे से खाना खिलाओ। बहुत लंबा सफर करना है दोनों को। कुर्सी खिसका कर बैठते हुए लता के पापा बोलते हुए मुस्कुराए। कैसे नहीं करूं चिंता, बेटी पहली बार इतनी दूर जा रही है, चिंता तो होगी ना। आपको क्या पता मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा मन कितना घबरा रहा है, लता की मम्मी ने कहा। अरे मेरी प्यारी मम्मी, इतना क्यों घबरा रही हो, मैंने तो पहले ही कहा था तुम भी साथ में चलो, हमारा घर सेट कर देना, ऑफिस भी देखा ना। पर नहीं, तुम्हें तो यहीं रहना है, तो फिर अब चिंता क्यों कर रही हो। पीछे से माँ के गले में बाहें डालते हुए लतिका ने कहा। क्या करूं बेटा, अगर तुम्हारी दादी की तबीयत सही रहती तो मैं तुम्हें छोड़ने जरूर आती, पर उन्हें भी तो अकेला नहीं छोड़ सकते ना, पता नहीं कब क्या हो जाए। अब इस उम्र में उनका ध्यान रखना भी तो जरूरी है, पर क्या करूं, माँ हूं ना, तेरे लिए भी बहुत फिक्र होती है, मम्मी ने लता के गाल को छूकर कहा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं हूं ना इसके साथ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी, उनके बगल में बैठते हुए अनुराधा ने कहा। तुम हो इसलिए तो इसे अकेले जाने दे रही हूँ, वरना ये लड़की तो खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, मम्मी जी, लता के सर पर चपत लगाते हुए कहा। और लता खी करके हंस दी। अब चलो, जल्दी से तुम दोनों खाना खाओ, टैक्सी आती होगी, लतिका के पापा ने कहा। फिर सबने खाना खाया। अनुराधा और लतिका दोनों अपना अपना सामान लेकर हॉल में आईं। दोनों ने दादी से भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने कांपते हाथ इनके सर पर रख दिए और खूब आशीर्वाद दिया। बाहर खड़ी टैक्सी हॉर्न दिए जा रही थी। चलती हूँ पापा, पापा के पैर छूकर लतिका ने कहा। अनुराधा ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छुए। खुश रहो दोनों और खूब तरक्की करो। पापा ने दोनों के सर पर अपने दोनों हाथ रख दिए। अब रोना बंद करो माँ, विदाई नहीं हो रही मेरी, वैसे भी वहां जाकर मैं आपको बिल्कुल याद नहीं करने वाली, माँ को गले लगाकर लतिका ने हंसते हुए कहा। चल बदमाश, रोते हुए भी माँ मुस्कुरा दी और दोनों को साथ देखकर अनुराधा को भी राधिका की याद आ गई। वो भी उसे ऐसे ही गले लगा लेती थी। जब भी वह घर से वापस हॉस्टल आती थी, अनायास ही उसके आंसू बह आए। लतिका की मम्मी ने देखा
तो उसे भी अपने पास बुलाया और दोनों को साथ में गले लगा लिया। दोनों टैक्सी में बैठे और स्टेशन की तरफ चल दिए। दिल्ली। अनुराधा और लतिका अपने अपार्टमेंट पहुंचे। अपार्टमेंट के बाहर लतिका के मामा जी पहले खड़े थे। दोनों ने उन्हें जाकर प्रणाम किया। मामा जी उन्हें लेकर अपार्टमेंट के अंदर उनके फ्लैट पर आए। थोड़ी देर वहां बैठकर उनसे बातें की, फिर वापस चले गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना था। राशन का कोई सामान नहीं था, इसलिए दोनों अपार्टमेंट के पास बने सुपरमार्केट पर चले गए। कुछ हल्का फुल्का खाना बनाया और खाकर सो गए। आज दोनों का ऑफिस का पहला दिन था। लतिका को ऑफिस बहुत पसंद आया और साथ में बॉस भी। उनके बॉस मिस्टर अनिरुद्ध बिल्कुल यंग थे और अभी कुछ महीने पहले ही कंपनी के सीईओ बने थे। उनसे पहले उनके पापा इंदिरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ थे। यार, ये कितना हैंडसम है। अनिरुद्ध को प्यार भरी नजरों से देखते हुए लतिका ने कहा था और अनुराधा उसे खींचते हुए अपने साथ उनके केबिन से बाहर ले आई थी। पर लतिका उसे देखती रही जब तक दरवाजा बंद नहीं हो गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अनुराधा को काम के अलावा और किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने ऑफिस के पास ही एक कोचिंग भी ढूंढ ली थी जहां वो ऑफिस के बाद क्लास के लिए आसानी से जा सकती थी। इसकी कोचिंग और अपार्टमेंट के बीच ज्यादा फासला भी नहीं था, इसलिए नाइट क्लासेस में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वह पूरी तरह से बिजी हो गई थी। न खाने का होश रहता, न सोने का। अनुराधा को इतनी मेहनत करते देख लतिका भी कभी कभी ऑफिस में उसके हिस्से का काम कर देती थी। देखते देखते एक महीना बीत गया और आज दोनों को पहली सैलरी मिली। माँ के लिए ये साड़ी और पापा के लिए ये वाली घड़ी। देखना अनु, कैसा लग रहा है? अनुराधा को साड़ी और घड़ी दिखाते हुए लतिका ने पूछा। बहुत सुंदर है, साड़ी को अपने हाथ में लेते हुए अनुराधा ने कहा। लतिका को ऐसे खरीदारी करते देखकर अनुराधा को अभिज्ञान की बात याद आ गई। अरे ले लो, जब तुम्हें पहली सैलरी मिलेगी तब पहला तोहफा तुम मुझे ही देना, ठीक है? अनुराधा की आंखों के आगे अभिज्ञान का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया और अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और अभिज्ञान के लिए कोई तोहफा देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद उसे एक चांदी की ब्रेसलेट बहुत पसंद आई जिस पर उसके बीच में डबल ए लिखा था। उसने वह ब्रेसलेट खरीद लिया। थोड़ी देर बाद दोनों वापस घर गईं। अनुराधा ने यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर ली थी। अब वह मेंस की तैयारी में जुटी थी। उसकी दिन रात की मेहनत देखकर लतिका को उस पर बहुत गर्व होता था, क्योंकि जिस परिस्थिति में वह थी बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं, पर अनुराधा ऐसी नहीं थी। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था और अपनी सारी मेहनत को पढ़ाई में झोंक दिया था। पर एक समस्या हो गई थी। अब वह ऑफिस का काम सही से नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेंस की तैयारी के लिए उसे ज्यादा समय पढ़ना पड़ता था। ऐसे में उसने ऑफिस से रिजाइन करने का सोच लिया। इसी के बारे में बात करने के लिए आज वह अनिरुद्ध से मिलने वाली थी। अनुराधा और लतिका दोनों ऑफिस पहुंचे। अपनी अपनी डेस्क पर बैठे दोनों काम कर रहे थे कि प्यून ने आकर कहा, अनुराधा और लतिका मैडम, आप दोनों को अनिरुद्ध सर ने अपने केबिन में बुलाया है। लतिका ने सुना तो कहा, अहो भाग्य हमारे, आज हमें उनके दर्शन होंगे। यार, मेरा बस चले तो दिन भर बैठे उन्हें देखती रहूं। अपनी कोहनी को टेबल पर टिकाकर गालों में हाथ रखते हुए उसने कहा। अनुराधा ने उसे घूरा तो उसने दांतों से जीभ दबाते हुए कान पकड़ लिए। अनिरुद्ध के केबिन के बाहर खड़ी अनुराधा ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर बैठे अभिज्ञान को देखकर उसके हाथ वहीं रुक गए। वह तुरंत पलट गई। अभिज्ञान की पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए वह उसे नहीं देख पाया। तुरंत पलटने की वजह से पीछे से आती लतिका से टकरा गई। देखकर यार, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ऐसा क्या देख लिया कि उल्टे पांव भाग रही हो? अपना सर सहलाते हुए लतिका बोली। अभिज्ञान जी, लड़खड़ाती आवाज में अनुराधा ने कहा। क्या वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुझे ढूंढ निकाला उन्होंने? चौंक कर लतिका ने दरवाजे के अंदर झांका। देखा अभिज्ञान अनिरुद्ध की किसी बात पर मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं घर जा रही हूँ। वहां से जाते हुए अनुराधा ने कहा, अरे सुन तो, सर पूछेंगे तो क्या कहूँ, बताती तो जा।
लतिका ने पीछे से आवाज दी, कह देना तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वापस चली गई। लतिका की तरफ मुड़े बिना ही अनुराधा ने कहा, वह उसे अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। अब मैं सर से क्या कहूंगी और ये अभिज्ञान यहाँ क्यों आया होगा। अभी वह सोच ही रही थी कि अनिरुद्ध ने उसे अंदर आने का इशारा किया। मे आई कम इन सर, लतिका ने अंदर आते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सर। पहले अनिरुद्ध और फिर अभिज्ञान को देखते हुए उसने कहा, गुड मॉर्निंग लतिका, अनुराधा कहाँ है। अनिरुद्ध ने लतिका को अकेले देखकर पूछा, सर वो उसकी जरा तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो घर चली गई है। उसने कहा है लीव एप्लीकेशन आपको मेल कर देगी, आप मुझसे कहिए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। लतिका ने बड़े ही सहज भाव से कहा, हाँ वो नए प्रोजेक्ट पर तुम दोनों से कुछ डिस्कस करना था। तुम बैठो थोड़ी देर, मैं जरा इनको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। अभिज्ञान की तरफ इशारा करके अनिरुद्ध ने कहा। लतिका कब से अभिज्ञान को ही देखे जा रही थी। देख क्या, वो उसे घूर रही थी। अभिज्ञान को तो वो शुरू से पसंद नहीं करती थी। उसे यूं हंसता मुस्कुराता देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी दोस्त को रुलाकर यहाँ देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम मिलो मुझे कहीं, तुम्हें तो मैं अच्छे से बताऊंगी। अभिज्ञान को देखते हुए लतिका मन में सोचने लगी। अभिज्ञान को लतिका का यूं घूरना अजीब लग रहा था। अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। अपनी कुर्सी से उठते हुए अभिज्ञान ने कहा, हाँ बिल्कुल। उससे हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध ने कहा, वैसे ये बहुत गलत बात है यार, तुम लोगों ने मुझे शादी पर नहीं बुलाया। माना मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, पर ऐसा भी क्या कि दोस्त को शादी पर ही ना बुलाया जाए। नकली नाराजगी दिखाते हुए अनिरुद्ध ने कहा, माफ करना यार, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ध्यान ही नहीं रहा। पर मैंने वैभव से कहा भी था, शायद भूल गया होगा। अभिज्ञान ने माफी मांगते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं कब मिल सकता हूँ नई दुल्हन से, अनिरुद्ध ने कहा। अब इसके लिए तो तुम्हें उसके दूल्हे से परमिशन लेनी होगी, कहकर अभिज्ञान हंस पड़ा। अनिरुद्ध भी हंस दिया। फिर दोनों केबिन से बाहर निकल गए। अभिज्ञान ने शादी कर ली, लतिका ने सुना तो वह अवाक रह गई। शाम में लतिका जब घर पहुंची तो देखा अनुराधा अपने स्टडी टेबल पर बैठे किताबें पलट रही है, पर उसका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं है। लतिका समझ गई आज अभिज्ञान को देखने के बाद अनुराधा थोड़ी अपसेट है। वह उसके पास आई और प्यार से उसका सर सहलाते हुए पूछा, अनु तुम ठीक हो। हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सर थोड़ा भारी हो रहा था। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगी। अनुराधा ने अपनी किताब बंद करके उठते हुए कहा। अनु, लतिका ने उसका हाथ थाम कर उसे रोकते हुए कहा, खुद को तकलीफ मत दो अनु, भूल जाओ उसे। वह अपनी जिंदगी में खुश है, आगे बढ़ गया है, उसकी शादी हो गई है। अनु, लतिका ने एकदम से कहा। लतिका की बात सुनकर अनुराधा ने हैरानी से पलटकर उसे देखा। हाँ ये सच है, मैं खुद उसके मुंह से सुनकर आ रही हूँ। उसने खुद अनिरुद्ध सर से कहा, मैं वहीं थी, मैंने सब सुना। अब तो उसे भूलकर आगे बढ़, उसे तो शायद तू याद भी नहीं, फिर तू क्यों उसकी याद में बैठी है। लतिका ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, मैंने उन्हें भुला दिया लतिका, अब मेरे लिए मेरा सपना ही सब कुछ है और कोई कुछ मायने नहीं रखता। अनुराधा ने एकदम से कहा और पलटकर दूसरी तरफ देखने लगी, शायद अपने आंसू छुपा रही थी। अच्छा क्या सच में फिर उसकी मौजूदगी से तुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है, फिर उसका सामना क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों चली आई। लतिका ने सवाल किया। क्योंकि मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती थी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं अपना सपना पूरा नहीं कर लेती, कुछ बन नहीं जाती, तब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगी। अनुराधा ने कठोर होकर कहा। फिर ये आंसू किस लिए, अगर तू सच में उसे भूल गई है तो ये आंसू क्यों बहा रही है। और ये जो उसके नाम का सिंदूर तुम हर दिन अपनी मांग में भर भर कर छुपाती हो, ये मुझसे छुपा नहीं है। तू क्या समझती है, मुझे पता नहीं है, मैं सब जानती हूँ। लतिका ने अनुराधा का हाथ पकड़कर झकझोरते हुए कहा। लतिका प्लीज, मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहती, मैंने कह दिया ना, उन्हें भूल चुकी हूँ। अब तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मेरे सर में दर्द है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, अगर तुम्हें पीनी है तो जाकर कपड़े बदल आओ। अनुराधा ने लतिका का हाथ झटकते हुए कहा और किचन में चली गई। तुम कितना भी छुपा लो अनु, पर मैं सब जानती हूँ। ना तो तुम उसे कभी भूली थी, न कभी भूल पाओगी। तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है तुम उसे कितना चाहती हो। तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही है। पर अगर तुम चाहती हो मैं उसके बारे में कोई बात ना करूं तो ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी।
पर एक बात तो है, अभिज्ञान ने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे नहीं पता उसने क्या खोया है। काश कि वह समझ पाता। काश तुम दोनों साथ होते। अनुराधा को जाते हुए देखकर लतिका ने अपने आप से कहा। इस वक्त अनुराधा की तकलीफ वह समझ रही थी। फिर वह भी उठकर कमरे में चली गई। अनुराधा ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया था। अब वह पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दे रही थी। दिन रात मेहनत करने के बाद उसने मेंस क्लियर कर ही लिया। अब एक हफ्ते बाद उसका इंटरव्यू था जिसके लिए वह तैयारी कर रही थी। अनु, कल मैं बेंगलुरु जा रही हूँ और 2 दिन बाद लौटूंगी। अनुराधा के कमरे में आते हुए लतिका ने कहा। पर बेंगलुरु क्यों? अनुराधा ने पलटकर उसकी तरफ देखकर कहा। तुझे तो पता है ना, परसों बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है और अनिरुद्ध सर भी इसके लिए नॉमिनेटेड हैं। वह चाहते हैं उनके ऑफिस से उनके खास एम्प्लॉय भी उनके साथ बेंगलुरु चलें, जो उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकें। और लिस्ट में मेरा नाम भी है, इसलिए मुझे भी जाना होगा। लतिका ने पूरी बात बता दी। ओह, तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए, अनुराधा ने खुश होकर कहा। पर अनु, तुम्हारा इंटरव्यू, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। लतिका ने अनुराधा के पास बैठकर उसका हाथ थामकर कहा। उसके इंटरव्यू के लिए लतिका अपना सपना छोड़ रही थी। इंदिरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करना और ट्रिप पर घूमना लतिका का सपना था और आज अनुराधा के इंटरव्यू की वजह से वह इस मौके को छोड़ देना चाहती थी। अनुराधा की आंखें भर आईं। उसने लतिका को गले लगा लिया और कहा, तुम जरूर पिछले जन्म में मेरी बहन रही होगी लतिका, वरना कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बहन ही हो और मैं ये सब दिल से करती हूँ, समझी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और सर को मना करने वाली हूँ। अपनी जगह से उठते हुए लतिका ने कहा। नहीं लतिका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वैसे भी मेरा इंटरव्यू अभी 1 हफ्ते बाद है, तब तक तो तुम बेंगलुरु से वापस भी आ जाओगी। मेरी मानो तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। बाहर जाओगी, नए लोगों से मिलोगी, तभी तो कुछ नया सीखोगी। मैं नहीं चाहती मेरे सपने की वजह से तुम्हारा सपना टूटे। प्लीज लतिका, तुम्हें मेरी कसम, तुम जाओगी। अनुराधा ने लतिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। ओके ओके, स्टॉप दिस मोलोड्रामा प्लीज। मुझे ये रोने धोने वाले सीन्स बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं जाऊंगी। अब तो खुश? लतिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा। हाँ, बहुत खुश। अनुराधा ने खुश होकर उसे वापस गले लगा लिया। लतिका बेंगलुरु के लिए निकल गई। बेंगलुरु। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 साल के बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड चाहता है मिस्टर अभिज्ञान त्रिवेदी को। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। मिस्टर अभिज्ञान, प्लीज कम ऑन स्टेज, होस्ट ने कहा। भाई, क्या सोच रहे हैं, जाइए ना, वह आपको बुला रहे हैं। वैभव ने अभिज्ञान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। अभिज्ञान जैसे नींद से जागा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह अवार्ड उसे मिला है। वह उठकर सामने स्टेज पर गया और अवार्ड हाथ में लेकर उसे चूम लिया। आज सच में बहुत खुशी का दिन था। अभिज्ञान का सपना पूरा हो गया था। उसने अकेले अपने दम पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज उसे ये अवार्ड मिला था। वह बहुत खुश था। नीचे खड़ा वैभव उसके लिए तालियां बजा रहा था। अभिज्ञान ने थोड़ी देर स्पीच दी और वापस नीचे वैभव के पास आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मीरा कहाँ है? अभिज्ञान ने वैभव से पूछा। अभी तो यहीं थी, शायद वॉशरूम गई होगी। आप बैठो, मैं देख कर आता हूँ, कहकर वैभव वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक लड़की के साथ आकर अभिज्ञान के पास कुर्सी पर बैठ गए। अभिज्ञान उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, कैसी हो मीरा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मीरा ने पूछा। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा ये बताओ, वैभव तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? अगर ये तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं इसकी खबर लूंगा। अभिज्ञान ने वैभव का कान खींचते हुए मीरा से कहा। उसकी बात सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी। नहीं, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें बहुत खुश रखते हैं। मीरा ने प्यार से वैभव की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर अभिज्ञान मुस्कुराने लगा और कहा, खुश रहो, दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताना जरूर। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो मीरा। मीरा ने सुना तो अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा,
थैंक यू भैया, देखा भाई, है ना बिल्कुल अनु की तरह। वैभव ने हंसते हुए कहा। पर अचानक से अनु का नाम सुनकर अभिज्ञान का चेहरा उतर गया। उसे अनुराधा की याद आ गई। वह चुप हो गया। मीरा ने देखा तो वैभव की तरफ देखकर आंखें उचकाईं, जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। वैभव ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहकर वह उठकर चला गया। अब टेबल पर अभिज्ञान और मीरा अकेले बैठे थे। थोड़ी ही दूर दूसरे टेबल पर लतिका, अनिरुद्ध और उनके ऑफिस के कुछ स्टाफ बैठे थे। लतिका इधर उधर देख रही थी। अचानक से उसे अभिज्ञान के साथ मीरा बैठी हुई दिखाई दी। उसे लगा वह उसकी पत्नी है। उसने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर चुपचाप नज़र हटा ली। थोड़ी देर बाद वैभव 3 आइसक्रीम लेकर लौटा और दोनों को एक एक दिए और एक खुद लेकर बैठ गया। इधर अनिरुद्ध ने जब अभिज्ञान को बैठा देखा तो उसकी तरफ बढ़कर उठकर चला गया, सबसे मिला, थोड़ी देर बातें की और वापस अपनी टेबल पर आ गया। अनिरुद्ध सर, आपसे कुछ पूछूं? लतिका ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा। यस मिस लतिका, क्या बात है? अनिरुद्ध ने कहा। सर, क्या वह आपके दोस्त की पत्नी है? लतिका ने अभिज्ञान और मीरा की तरफ देखते हुए अनिरुद्ध से पूछा। हाँ, वह और उनकी पत्नी है। अभी कुछ महीने पहले ही दोनों की शादी हुई है। मैं थोड़ा काम में बिजी था, इसलिए जा नहीं पाया। अनिरुद्ध ने वैभव और मीरा को देखकर कहा। दरअसल मीरा अनिरुद्ध और वैभव के बीच में बैठी थी, इसलिए लतिका को लगा वह अभिज्ञान की पत्नी है, जबकि अनिरुद्ध ने समझा ये वैभव के बारे में पूछ रही है। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। लतिका ने गलत समझ लिया। हाँ, लड़की तो बहुत सुंदर है। अभिज्ञान भी बेचारा क्या करे, है तो इंसान ही। बेचारी अनु। लतिका ने अपने सर पर हाथ रखकर अनुराधा के बारे में सोचते हुए कहा। अनुराधा ने इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर ली थी। आज उसका इंटरव्यू था, इसलिए लतिका ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह भी उसके साथ आई थी। अंदर अनुराधा का इंटरव्यू चल रहा था और बाहर लतिका घबरा रही थी। कुर्सी पर बैठे अपने पैर हिलाते हुए वह अपने नाखून कुतर रही थी। पास बैठे एक लड़के ने जब उसे इस तरह घबराते हुए देखा तो पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पी लो, सब ठीक होगा। बस तुम नर्वस मत हो ना। वह जो भी पूछें उसका जितना आता है आराम से जवाब देना, ठीक है? उसे लगा लतिका भी इंटरव्यू के लिए आई है। थैंक्स यार, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। उसके हाथ से लगभग बोतल छीनते हुए लतिका ने कहा, वैसे इंटरव्यू मेरी फ्रेंड का है, मैं तो बस उसे कंपनी देने आई हूँ। लतिका ने बोतल वापस करते हुए मुस्कुराकर कहा। लड़के ने झट से उसके हाथ से बोतल ले लिया और उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। इसे क्या हुआ? लतिका ने मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अनुराधा बाहर आई। लतिका दौड़कर उसके पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ? इंटरव्यू कैसा रहा? क्या क्या पूछा? तुमने सब सही जवाब दिया ना? कुछ गलत तो जवाब नहीं दिया ना? तू पास तो हो जाएगी ना? बताओ ना, दिमाग फट रहा है मेरा। डर के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सांस में वह सब बोल गई। अनुराधा ने सुना तो हंस दी। अरे ठहर ठहर, जरा सांस तो ले ले। तुझे देखकर लग रहा है इंटरव्यू मेरा नहीं तेरा था। पागल कहीं की। सब ठीक रहा और मैं पक्का पास हो जाऊंगी। अब तू चिंता मत कर। चल चलकर तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। कब से बैठी होगी ना, आजा। अनुराधा ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लाते हुए कहा। आज अनुराधा का रिजल्ट आने वाला था। वह हॉल में लैपटॉप के पास बैठकर बार बार घड़ी देख रही थी। 12 बजे रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे। लतिका भी परेशान सी वहां बैठी थी। जैसे ही 12 बजे साइट ओपन हुआ, अनुराधा ने धड़कते दिल के साथ अपना रिजल्ट चेक किया। अनुराधा ने जैसे ही अपना रिजल्ट देखा, अचानक से उठी और कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। अनु, क्या हुआ? कहते हुए लतिका भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। कमरे में पहुंचकर अनुराधा अपने माँ पापा की तस्वीर के पास खड़ी होती है। माँ पापा, मैं आईएएस बन गई। आप सुन रहे हो ना? आपकी बेटी कलेक्टर बन गई। कहते हुए अनुराधा अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। पीछे से लतिका आकर उसे गले लगा लेती है। रेस्टोरेंट में बैठे दोनों अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही थीं। अनुराधा मेनू देख रही थी। तभी लतिका बड़बड़ाई, ये यहाँ क्या कर रही है? ये है तो वो भी होगा। हे भगवान, अब इसका क्या होगा? अनुराधा ने सुना तो मेनू कार्ड टेबल पर रखते हुए पूछा, क्या बड़बड़ा रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना। मेरे पास होने की खुशी में तुझे ट्रीट चाहिए थी ना?
तू अब गड़बड़ा क्यों रही हो? साफ साफ बोलो ना, क्या चाहिए? अनुराधा ने उसे डांटते हुए कहा। अपने पीछे देखो। लतिका ने आंखें उचकाते हुए अनुराधा से पीछे देखने को कहा। कौन है पीछे? अनुराधा ने पीछे मुड़ते हुए कहा। अभिज्ञान की वाइफ है, लतिका ने एकदम से कहा। तो अनुराधा चौंक कर उसे देखने लगी, फिर वापस से मुड़कर पीछे देखा। उनकी टेबल के ठीक पीछे दूसरे टेबल पर मीरा बैठी मेनू देख रही थी। मीरा उनको नहीं जानती थी, पर लतिका ने उसे पहचान लिया था। पर वह नहीं जानती थी मीरा विज्ञान की नहीं बल्कि वैभव की वाइफ है। उसने अनुराधा से भी वही कहा जो उसने समझा था। तुम्हें कैसे पता ये अभिज्ञान की पत्नी है? अनुराधा ने पूछा। बेंगलुरु में मैंने देखा था, ये दोनों फंक्शन में साथ थे और अनिरुद्ध सर ने भी यही बताया था कि ये उनकी पत्नी है। लतिका ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये यहाँ है तो अभिज्ञान जी भी यहीं होंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए, अनुराधा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। ऐसे कब तक चलेगा अनु? कभी ना कभी तो तुम्हें इसका सामना करना होगा। फिर आज क्यों नहीं? वैसे भी हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे। कुर्सी पर बैठे हाथों को बांधते हुए लतिका बोली। इतने में वेटर उनका ऑर्डर ले आया। ऑर्डर रखकर जैसे ही वहां जाने के लिए मुड़ा, सामने से आते वैभव से टकरा गया और उसके हाथ से ट्रे नीचे गिर गई। हे संभल कर, वैभव ने कहा। बेटर ने उसे सॉरी कहा और वहां से चला गया। वैभव जी, यहाँ वैभव को सामने देखकर अनुराधा ने उससे कहा। अनु, आप यहाँ? आप इतने दिनों से कहाँ थीं? आपको पता है भाई ने आपको कितना ढूंढा, आप उनसे मिलने क्यों नहीं आई? पता है कितने परेशान हैं, आपको कितना याद करते हैं। वैभव एक सांस में बोल गया। वो मुझे क्यों याद करने लगे? उनकी तो शादी हो चुकी है, अब तो वो किसी और के हो चुके। उदास होते हुए अनुराधा ने कहा। क्या क्या कहा आपने? अभिज्ञान भाई शादी? किसने कहा आपसे ये सब? अभिज्ञान भाई ने शादी नहीं की अनु, वह आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, वैभव ने कहा। फिर वो लड़की कौन है? मैंने खुद इसे अभिज्ञान के साथ बेंगलुरु के अवार्ड फंक्शन में देखा था। क्या ये उसकी पत्नी नहीं है? लतिका ने मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ, अब समझा, लगता है आप दोनों को गलतफहमी हुई है। अनु, वह मीरा है मेरी पत्नी, वैभव ने मीरा की तरफ देखकर कहा। लतिका को वैभव की बातें सुनकर अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया। मुझे माफ़ कर दो अनु, सब मेरी गलती है, सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। मैंने बिना पूरी बात जाने तुम्हें वो सब कह दिया, मुझे माफ़ कर दो। लतिका ने उदास होकर अनुराधा की तरफ देखकर कहा। वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कोई बात नहीं लतिका, गलतफहमी सबको हो जाती है, मुझे भी हो गई थी और तुम्हें भी। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अनुराधा ने लतिका का हाथ थामकर कहा। माफ़ी तो मुझे अभिज्ञान जी से मांगनी चाहिए, मैं उनसे इतने दिनों तक बात नहीं की और ना ही मिली, मुझे उनसे मिलना है, अनुराधा ने अचानक कहा। वैभव जी, अनुराधा, आपने देर कर दी अनु, भाई तो आज ही लंदन के लिए निकल गए हैं। इनफैक्ट मैं और मीरा उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करके ही यहाँ आए हैं, वैभव ने बताया। वो वापस कब आएंगे? अनुराधा ने बेचैन होकर पूछा। अभी लगभग 1 साल तो लग ही जाएंगे, उनका वहाँ एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अब वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ही वह वापस आएंगे, वैभव ने जैसे ही कहा अनुराधा का दिल बैठ गया। वह कुर्सी पर बेजान सी बैठ गई। अभिज्ञान जी चले गए, अब मैं उनसे माफ़ी कैसे मांगूंगी? मैंने देर कर दी, बहुत देर कर दी लतिका, वह चले गए मुझे छोड़कर। अनुराधा की आंखें भर आईं। आप हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती? आपको वहाँ सब देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वैसे भी अब तो सारी गलतफहमी दूर हो गई है, अब तो आप घर चल सकती हैं, मुस्कुराकर वैभव ने कहा। वैभव जी, मैं घर जरूर आऊंगी, पर अभी नहीं। अभी मुझे कुछ दिनों में अपनी ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं घर जरूर आऊंगी, अपने आंसू पोंछते हुए अनुराधा ने कहा। अनुराधा ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। वैभव ने सुना तो बहुत खुश हुआ कि अनुराधा अपनी मेहनत से आज इस मुकाम को हासिल किया है। मिल नहीं सकते, पर कम से कम बात तो कर सकते हैं। मैं भाई को बताऊंगा आप मिल गईं, देखना वह आपको कॉल जरूर करेंगे, वैभव ने खुश होकर कहा। नहीं वैभव जी, आप अभिज्ञान जी से कुछ मत कहना, अगर उन्हें पता चला तो वह अपना काम छोड़कर यहाँ आ जाएंगे और उनका नुकसान होगा, कंपनी का नाम खराब होगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनको कोई भी नुकसान हो।
वैसे भी मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए 7-8 महीने तो लग ही जाएंगे। अब मैं उनसे अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही मिलूंगी। जब इतने दिन इंतजार किया तो कुछ दिन और सही। तब तक प्लीज आप किसी से भी कुछ मत कहिए, प्लीज। मैं मिलकर उनसे सारी बात क्लियर करना चाहती हूँ। अगर किस्मत में होगा तो हम जल्द मिलेंगे, अनुराधा ने कहा। एक दर्द भरी मुस्कान इस वक्त उसके चेहरे पर थी। मसूरी में अनुराधा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए लतिका दिल्ली से आई थी और दोनों यहीं से लतिका के घर जाने वाले थे। परेड ग्राउंड में अनुराधा को देखकर लतिका बहुत खुश थी। उसी शाम अनुराधा के कुछ बैचमेट के साथ लतिका ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। अब तैयार हो जा, आज तेरे बैचमेट रवि का बर्थडे है और वह हम सबको पार्टी देने के लिए पास के रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहता है। तू भी चल, वैसे भी कल के बाद तो तुम सब अलग हो जाओगे, यही मौका है एंजॉय करने का। चलना, लतिका ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। मेरा मन नहीं है लतिका, प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी अनुराधा ने कहा। पर क्यों, तू नहीं चलेगी तो मैं कैसे जाऊंगी यार, वह तुम्हारा दोस्त है, मैं उसे जानती भी नहीं, प्लीज चलना, लतिका ने रिक्वेस्ट करते हुए अनुराधा से कहा। तुझे पता है लतिका, मैं चाहती थी मेरे सबसे खास दिन पर अभिज्ञान जी मेरे साथ हों। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। काश वो यहाँ होते। अपने हाथ में पकड़े अभिज्ञान के लिए खरीदे गए ब्रेसलेट को देखते हुए अनुराधा ने कहा। मैं समझती हूँ तेरे मन की बात, पर हम क्या कर सकते हैं। अभिज्ञान पता नहीं लंदन से कब वापस आएंगे। देख, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर ये जो तेरे बैचमेट हैं वह भी तेरे दोस्त हैं, उनके लिए भी तेरा कुछ फर्ज बनता है। अब रवि ने इतने प्यार से कहा है तो मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी कल के बाद तो तुम सब अलग हो जाओगे, फिर पता नहीं कब मिलना हो। मेरी बात मानो और बाहर चलो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, लतिका अनुराधा के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा। हम ठीक है, चलते हैं, अनुराधा ने बुझे मन से कहा। तू फिक्र मत कर, पहले घर चलते हैं कल, उसके बाद मैं खुद तेरे साथ अभिज्ञान के घर चलूंगी। ठीक है, लतिका ने कहा तो अनुराधा ने हाँ में सर हिला दिया। हैप्पी बर्थडे रवि, अनुराधा और उसके बैचमेट ने रवि को विश करते हुए कहा। थैंक यू दोस्तों, आज की शाम हम सब की एक साथ आखिरी शाम है, फिर पता नहीं कब मिलना हो। और क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से, पर गिफ्ट मैं अपनी चॉइस से लूंगा, हंसते हुए रवि ने कहा। हाँ हाँ बता, तुझे क्या चाहिए, दीपक ने रवि की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। रवि ने सबसे कुछ न कुछ मांगा और सबने हंसते हुए उसकी बात मान ली। जब अनुराधा की बारी आई तब उसने कहा। अनुराधा, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही गिफ्ट चाहिए। और वह क्या है, सभी लोग रवि को देखते हुए पूछने लगे। बस अपनी प्यारी सी आवाज में एक गाना सुना दो, मेरा आज का दिन यादगार हो जाएगा, प्लीज अनुराधा मान जाओ, रवि ने रिक्वेस्ट करते हुए अनुराधा से कहा। रवि की बात सुनकर सभी अनुराधा से रिक्वेस्ट करने लगे। प्लीज अनुराधा, सिर्फ एक गाना सुना दो ना, वैसे भी तुम बहुत अच्छा गाती हो, सभी उससे कहने लगे। अनुराधा का मन आज वैसे भी उदास था, उसने मना किया, पर जब सबने रिक्वेस्ट की तो आखिर में उसने हाँ कर दी। रवि ने सुना तो खुशी से उछल पड़ा। वह सामने स्टेज पर गया और वहां मौजूद म्यूजिशियन से एक माइक लेकर वापस आया और अनुराधा को पकड़ा दिया। अनुराधा ने लतिका को देखा तो उसने भी सर हिलाकर उसे गाने का इशारा कर दिया। अनुराधा अपनी जगह पर खड़ी हुई, उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अभिज्ञान का चेहरा नजर आया, फिर वैसे ही आंखें बंद किए उसने गाना शुरू किया। रेस्टोरेंट में मौजूद हर इंसान अनुराधा के गाने का कायल हुआ जा रहा था। सभी बड़े ध्यान से उसके गाने को सुन रहे थे। इतना गाने के बाद अनुराधा से आगे नहीं गाया गया। उसकी बंद आंखों से आंसू बह निकले और उसने माइक रवि को पकड़ाते हुए कहा। सॉरी रवि, मैं और नहीं गा सकती, कहकर वह उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसे इस तरह जाते हुए देखकर सबने कहा, इसे क्या हुआ। लतिका भी उसके पीछे भागी। गाने की आवाज से सभी का ध्यान उस तरफ गया। सामने स्टेज पर माइक थामे अभिज्ञान खड़ा था। उसे देखकर अनुराधा के कदम रुक गए। अभिज्ञान स्टेज से नीचे उतरकर अनुराधा की तरफ आते हुए आगे गाने लगा। गाना खत्म हुआ और अभिज्ञान अनुराधा के हाथों को थामे बिल्कुल सामने खड़ा था।
अनुराधा की आंखें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वह फूट फूट कर रोए जा रही थी। अभिज्ञान से उसके आंसू देखे नहीं गए और उसने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। रवि और उसके दोस्तों ने लतिका से पूछा, ये कौन है और उसने अनुराधा को गले क्यों लगाया? मिस्टर अभिज्ञान त्रिवेदी, अनुराधा के हस्बैंड, मुस्कुराते हुए लतिका ने कहा। इस वक्त उसकी आंखों में भी आंसू थे। अनु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक बार फिर से अपने घुटनों पर बैठकर अनुराधा का हाथ अपने हाथ में लेकर अभिज्ञान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। हाँ बिल्कुल, अनुराधा ने उसका हाथ थामकर उसे उठाते हुए कहा। पर सिर्फ एक शर्त पर। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अनुराधा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, अब नहीं, कभी नहीं। अभिज्ञान ने फिर से उसे गले से लगाकर कहा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी उनके मिलन के साक्षी थे। अभिज्ञान अनुराधा ने फिर से शादी कर ली। इस बार शादी में दादी ने अपने सारे अरमान पूरे किए। आखिर उनके इकलौते पोते की शादी जो थी, घर वाले भी बहुत खुश थे। शैलेंद्र और सुलोचना जी ने भी अनुराधा को अपना लिया था। अनुराधा का कन्यादान लतिका के मम्मी पापा ने किया। शादी की पहली रात अनुराधा ने अभिज्ञान को तोहफे में वो ब्रेसलेट दिया जो उसने उसके लिए अपनी पहली सैलरी से लिया था। अभिज्ञान को वह बहुत पसंद आया और अब वह हमेशा उसे अपने हाथ में पहनकर रखता था। अनुराधा अभिज्ञान के साथ भोपाल आ गई थी क्योंकि उसकी पहली पोस्टिंग भी भोपाल में ही हुई थी। भोपाल आने के बाद से अनुराधा ने प्रताप के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने लोकल पुलिस का भी सहारा लिया। अनुराधा उन सभी लोगों से मिली जो प्रताप की वजह से प्रताड़ित हुए थे। अब अनुराधा के पास प्रताप के खिलाफ बहुत सारे सबूत जो उसे सजा दिलवाने के लिए काफी थे। अनुराधा ने सबूतों के आधार पर प्रताप के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। धीरे धीरे करके उसने प्रताप के बहुत सारे गैर कानूनी धंधों को भी बंद करवा दिया। अनुराधा के पोस्ट की वजह से एक्शन लेने के लिए पुलिस मजबूर थी। ऐसे ही एक शाम वहां के लोकल थाना के एसपी प्रताप के घर पहुंचे। नमस्ते एसपी साहब, कहिए कैसे आना हुआ? प्रताप ने पूछा। आपके खिलाफ कंप्लेंट है ठाकुर साहब, उसी के लिए आपको आगाह करने आए थे। हो सके तो कुछ दिनों के लिए अपने गैर कानूनी काम बंद करवा दीजिए। एसपी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। किसकी हिम्मत हो गई जो हमारे खिलाफ कंप्लेंट करके अपनी मौत को दावत दे रहा है? प्रताप ने कहा और सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। वो जो नई कलेक्टर साहिबा आई हैं, वह आप पर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही हैं। कंप्लेंट उन्हीं ने फाइल की है और उन सारे लोगों की दस्तखत भी मौजूद हैं जिनको आपने अब तक नुकसान पहुंचाया है। अगर आप अपने खुद सरेंडर नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। एसपी साहब ने पूरी बात बताई। है कौन ये नई कलेक्टर साहिबा? जरा उनसे हमारी मीटिंग फिक्स करवाइए। कुछ ले देकर बात बने तो मामला निपटा देते हैं, प्रताप ने कहा। आप गलत जगह हाथ दे रहे हैं ठाकुर साहब, बड़ी सख्त जान है, वह ऐसे नहीं मानने वाली। हमने कोशिश की थी, हमारी तो वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली उन्होंने। एसपी ने उसको समझाते हुए कहा। वो सब हम देख लेंगे, तुम बस हमारी मीटिंग फिक्स करवाओ। प्रताप ने ऑर्डर देते हुए एसपी से कहा। ठीक है, मैं मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, कहते हुए एसपी उठकर चला गया। एसपी के जाते ही प्रताप ने अपने एक आदमी भीमा से कहा। सुनो भीमा, इस नई कलेक्टर साहिबा की पूरी जन्म कुंडली मुझे चाहिए, वह भी कल तक। कोई तो कमजोरी होगी उसकी, ऐसे ही कोई हमारे गिरेबान पर हाथ नहीं डाल सकता। इतनी आजादी प्रताप ने किसी को नहीं दी है, पता लगाओ। गुस्से में दांत पीसते हुए प्रताप ने कहा। अगले दिन अनुराधा अपने ऑफिस से घर लौट रही थी कि सिग्नल के पास ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई। झटके की वजह से अनुराधा के हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया। क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगाई? अनुराधा ने ड्राइवर से पूछा। कोई पागल औरत गाड़ी के सामने आ गई थी मैडम, उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाने पड़े। अपने बड़े विनम्र भाव से उसने कहा। ठीक है, तुम जाकर देखो, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? अनुराधा ने ड्राइवर से कहा। इतने में ही वह औरत
अनुराधा के बगल वाले कांच पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। अनुराधा ने उनका चेहरा देखा और तुरंत दरवाजा खोलकर उस औरत के पास पहुंची और उनको पकड़कर कहा, सुदामा, सुदामा, आपने मुझे पहचाना? मैं अनु, आपकी अनु। सुदामा, आपकी ये हालत कैसे हुई? आप कहाँ थीं? आप चलें मेरे साथ, घर चलिए। कहते हुए अनुराधा ने उसे अपने साथ गाड़ी के पास ले आई। वह औरत कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस अजीब नजरों से अनुराधा को घूरे जा रही थी। दोनों गाड़ी में बैठते उससे पहले ही एक गाड़ी आकर दोनों के बगल में रुकी और दोनों को अंदर खींच कर ले गई। ड्राइवर चिल्लाता रह गया। इधर अभिज्ञान अपनी केबिन में बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन में बीप की आवाज आई। उसने मैसेज देखा और तुरंत मीटिंग अधूरी छोड़कर रूम से बाहर निकल गया। प्रताप के गोदाम पर, आइए आइए कलेक्टर साहबा, आपका ही इंतजार था। सोचा नहीं था तुमसे इस तरह मुलाकात होगी। हंसते हुए प्रताप ने अनुराधा को देखते हुए कहा, इसे जिंदा नहीं छोड़ना था मामा जी, इसे तो उसी दिन खत्म कर देना था। हमारा सारा धंधा चौपट करवाने पर तुली है ये लड़की। विराट ने ताव में आकर कहा, मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, इसे यहीं खत्म करो, सारा मामला निपट जाएगा। पीछे से आती वसुंधरा जी ने कहा, बेचारी देखो कैसे बैठी है, अब कौन बचाएगा तुझे मनहूस। अनुराधा के पास खड़े बीरेन ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर करते हुए कहा। दर्द से अनुराधा की आंखें भर आईं। तुम लोगों से एक काम सही नहीं होता। इस पागल सुधा को नहीं संभाल पाए तुम लोग। आगे ये पुलिस को मिलती तो हमारा सारा सच बाहर आ जाता। समझते नहीं तुम लोग। पता है ना, सिंह हवेली के सारे राज जानती है ये। प्रताप विराट और बीरेन को देखकर चिल्लाया, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। अनुराधा ने कहा, कौन देगा हमें सजा? तुम्हें खत्म करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा लड़की। प्रताप भद्दी सी हंसी हंसा। वैसे एक बात तो अच्छी हुई मामा जी, एक के बदले दो मिल गए हमें। विराट ने हंसते हुए कहा, अब ये दोनों खत्म और इसके साथ ही हमारे राज भी खत्म हो जाएंगे। बीरेन ने कहा, समझ तो पहले ही गई थी, तुम लोग ही मेरे माँ पापा के कातिल हो, पर कोई सबूत नहीं था मेरे पास। आज साबित भी हो गया। अनुराधा ने कहा, पर कोर्ट में कैसे साबित करोगी मैडम, क्योंकि हम में से कोई कुछ कबूल थोड़े करेगा। इस बार वसुंधरा जी ने कहा, साबित तो मैं कर दूंगी, आप अपना सोचिए, आपको कौन बचाएगा अब। अनुराधा ने भी निडर होकर कहा, जरा देखो इसे, मरने वाली है और फिर भी अकड़ नहीं गई इसकी। प्रताप ने कहा, इस जगह का पता किसी को नहीं है, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा लड़की, अब मरने को तैयार हो जा। कहकर जैसे ही प्रताप ने गोली चलानी चाही, एक गोली आकर उसके हाथ पर लगी और उसके हाथ से गन छूट गई। सामने कमिश्नर अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ खड़े थे, उनके साथ अभिज्ञान भी था। वह तुरंत अनुराधा के पास आकर उसे संभाला। एक आईएएस ऑफिसर को अगवा करने के जुर्म में आप सबको गिरफ्तार किया जाता है, कहकर कमिश्नर ने सबको गिरफ्तार कर लिया। जब अनुराधा का किडनैप हुआ था, तब गाड़ी में बैठकर उसने अपनी स्मार्ट वॉच की मदद से अपनी लोकेशन अभिज्ञान को भेज दी थी। साथ ही वॉइस रिकॉर्डर भी ऑन कर दिया था, जिससे उनके बीच हुई सारी बातें अभिज्ञान और कमिश्नर ने सुन ली थीं, जिसकी वजह से प्रताप और वसुंधरा जी के खिलाफ काफी सबूत थे और इस बिना पर उन्हें कोर्ट में सजा हो गई। आज माँ पापा को इंसाफ मिला। कोर्ट रूम में मौजूद अनुराधा ने अभिज्ञान के सीने पर सर रखकर कहा, हाँ, और ये सब तुमने किया अनु? अभिज्ञान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपकी मदद के बिना नहीं कर पाती। अनुराधा ने प्यार भरी नजरों से अभिज्ञान को देखते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।